गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें मोलरता व नॉर्मलता में संबंध देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको नॉर्मलता के बारे में बताया था। नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और नॉर्मलता को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसका फॉर्मूला भी बताया था। विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन, ये इसका फॉर्मूला होता है। बताया था ताप का प्रभाव, बताया था मोलरता ताप से प्रभावित होती है, ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है। ये चीजें अपन ने देख ली थी। अब देखो कुछ तो पहले तो ये देख लो मोलरता और नॉर्मलता से संबंध में कि अगर एक नॉर्मल विलयन है, विलयन की नॉर्मलता 1 है, तो अपन उसे नॉर्मल विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल विलयन। अगर किसी विलयन की नॉर्मलता 1/2 है या n/2 है, n/2 वाला विलयन है, तो उस विलयन को आप सेमी नॉर्मल विलयन बोलोगे। सेमी नॉर्मल। अगर किसी विलयन की नॉर्मलता n/5 है, मतलब 1/5 नॉर्मल विलयन है, n/5 है, तो उसको पेंटी नॉर्मल विलयन, ये नाम दिए हुए हैं, सवालों में दे देता है कि HCl का पेंटी नॉर्मल विलयन। तो HCl के पेंटी नॉर्मल विलयन से मतलब है कि नॉर्मलता 1/5 है। तो 5 नॉर्मलता वाला विलयन, इसको बोलेंगे पेंटा नॉर्मल विलयन। अगर विलयन की नॉर्मलता n/10 है, n/10 नॉर्मल विलयन है, तो इसको बोलेंगे डेसी नॉर्मल। अगर विलयन की नॉर्मलता n/100 है, मतलब 1/100, तो इसे अपन बोलते हैं सेंटी नॉर्मल विलयन। वही है जैसे मैंने मोलरता में बताया था, सेम वही है। वहां पर मोलर था, यहाँ पे नॉर्मल है। और अगर विलयन की सांद्रता n/1000 है, तो ये बोला जाएगा आपका मिली नॉर्मल विलयन। तो ये याद रखना, एक नॉर्मलता वाली विलयन को नॉर्मल विलयन बोलते हैं। अगर 1/2 है नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता क्या है? 1/2, तो सेमी। 1/5 है तो पेंटी नॉर्मल है। 5 नॉर्मलता है तो पेंटा है बोलेंगे। 1/10 है या 0.1 नॉर्मलता वाला विलयन है तो डेसी। 0.01 वाला या 1/100 नॉर्मलता वाला है तो सेंटी नॉर्मल। और n/100 वो है n/1000 या 0.0001 तो मिली नॉर्मल। तो ये याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर आगे देखते हैं मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। n व n में संबंध। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध बताना है। तो देखो, दोनों के फॉर्मूले देख लो आप। मोलरता बराबर क्या होता है? विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार इनटू आयतन लीटर में।
और नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट बी का, इनटू आयतन लीटर में। अब देखो यहां पर लीटर से तो लीटर कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसमें इसका भाग दो, मोलरता बटा नॉर्मलता, समीकरण 1 मान लो इसको, इसको समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दो, समीकरण 1 में 2 का भाग लगाने पर m बाई एन हो गया इधर। तो अब इसको देखो, डब्ल्यू बी बटा एम बी, और इसमें भाग किसका लगाओगे, डब्ल्यू बी बटा इक्विवेलेंट वेट। तो ये तो डब्ल्यू बी और इक्विवेलेंट वेट ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू बी से तो डब्ल्यू बी कट गया, मोलरता बटा नॉर्मलता क्या आया, इक्विवेलेंट वेट मतलब तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट का मतलब तुल्यांकी भार बटा अणु भार। ये क्या है, मोलरता बटा नॉर्मलता। वज्र गुणा करो एक बार, तो मोलरता तो अणु भार से गुणा हो जाएगी, बराबर नॉर्मलता किससे गुणा हो जाएगी, तुल्यांकी भार से। वैसे ही देख लो, इसमें अणु भार आ रहा है, इसमें तुल्यांकी भार, तो इधर जाएंगे। तो अब हमें मोलरता और नॉर्मलता का संबंध निकालना है, तो क्या करेंगे, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा मोलरता इंटू अणुभार बटा तुल्यांकी भार। भाई एक साइड नॉर्मलता कर दो, एक साइड मोलरता, तुल्यांकी भार किधर लाए। अब ये अणुभार बटा तुल्यांकी भार, ये चीज तुम पढ़ चुके हो, अणुभार में तुल्यांकी भार का भाग देंगे तो क्या आएगा, संयोजकता या एन फैक्टर। तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा मोलरता इंटू एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या है, मैं आपको बता चुका जब तुल्यांकी भार पढ़ाया था। एन फैक्टर बराबर होता है ए या बी। ए तो क्या है, क्षार की अम्लता, और बी क्या है, अम्ल की क्षारकता। ए तो क्षार द्वारा त्यागे जाने वाले हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या है, और बी क्या है, अम्ल द्वारा त्यागे जाने वाले हाइड्रोजन आयनों की संख्या है। ए तो क्या है, OH माइनस आयनों की संख्या, कितने OH माइनस आयन त्यागे जाने वाले, और बी क्या है, त्यागे जाने वाले H प्लस आयनों की संख्या। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा एन फैक्टर या संयोजकता। एन फैक्टर कैसे निकालोगे, अम्ल के लिए एन फैक्टर उसके द्वारा त्यागे जाने वाले हाइड्रोजन आयनों की संख्या होती है, क्षार के लिए त्यागे जाने वाले हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या होती है। ये तो क्षार का ज्ञात करने का, ये अम्ल का। अम्ल की तो क्षारकता होती है, क्षार की अम्लता होती है। अम्ल की, किसी अम्ल की क्षारकता क्या होती है, उस अम्ल द्वारा त्यागे जाने वाले हाइड्रोजन आयनों की संख्या। और क्षार की अम्लता क्या होती है, किसी क्षार द्वारा त्यागे जाने वाले हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ भाई, ये ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका उतार लिया। अब देखिए आगे, इस पर एक बेस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 98 ग्राम H2SO4 को जल में
घोलकर 1500 ml विलियन तैयार किया गया, बनाया गया। तो इस विलियन की मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। दोनों चीजें ज्ञात करनी है। देखो, मोलरता का फॉर्मूला आपको पता है, पहले मोलरता ज्ञात कर लो। मोलरता क्या होती है? विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन। अगर मिलीलीटर में है तो 1000 का भाग दे दीजिए। मिलीलीटर में आयतन 98 ग्राम मात्रा किसकी है? H2SO4 की है। 98 इंटू 1000। और H2SO4 का अगर अणुभार निकालोगे तो वो भी 98 आता है। 2 + 32 + 64 98। तो ये भी 98 है। और ये कितना है? 1500 है। देखो, ये तो एक से एक कट गया, एक बार हो गया, और ये 2 बार। 5 का भाग दोगे 2/3 मोलरता। मोलरता की मोलर 2/3 मोलर विलियन। अब नॉर्मलता कैसे ज्ञात करोगे? नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इंटू एन फैक्टर। और H2SO4 के लिए एन फैक्टर का मान कितना होता है? इसमें से 2H प्लस आयन निकल सकते हैं, तो 2। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता तो आ गई 2/3, और ये आपका एन फैक्टर है 2, तो ये क्या हो गया? 4/3 मोलर, उससे डबल हो गया। तो नॉर्मलता हमेशा, ये ध्यान रखना बच्चों, नॉर्मलता हमेशा मोलरता के बराबर या उससे बड़ी होगी। कभी भी नॉर्मलता का वैल्यू, नॉर्मलता का मान मोलरता से कम नहीं आएगा। हमेशा नॉर्मलता बड़ी रहती है मोलरता से। तो बड़ी बहन कौन सी है? नॉर्मलता है। एन बाद में आता है, बड़ी है। नॉर्मलता बड़ी बहन है, मोलरता छोटी बहन है सांद्रताओं की। ठीक है, याद रखना। ये इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसे रिलेशन से निकाल दोगे। नॉर्मलता के फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। मोलरता ज्ञात है तो सीधा नॉर्मलता आप बता सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं अगला टॉपिक। मिश्रण की विलयन को तनु, पहले तो करेंगे विलयन को तनु करने पर नॉर्मलता। तनुकरण की प्रक्रिया में क्या चेंज होती है? यदि किसी पदार्थ का विलयन लिया है और उसमें आप पानी मिलाकर उसको तनु कर रहे हो, जल मिलाकर, विलायक मिलाकर, तनुकरण की प्रक्रिया में नॉर्मलता। तनुकरण की प्रक्रिया में नॉर्मलता, तो वही चीज आएगी जो अपन ने मोलरता में पढ़ी थी कि वहां पर उसके मोल चेंज नहीं हो रहे थे, विलय के मोल। यहां पर विलय के ग्राम तुल्यांक चेंज नहीं होंगे। भाई जैसे तुमने एक पात्र में ये विलयन लिया है, विलयन लिया है, 2 नॉर्मलता का विलयन है, 2 नॉर्मलता का 500 ml विलयन है। ठीक है, इसकी नॉर्मलता 2 है और 500 ml विलयन है। अब इसमें जल मिलाओ, जल मिलाओगे तो विलायक का ही तो आयतन बढ़ेगा, विलय की मात्रा तो उतनी ही रहेगी। तो विलय के जो ग्राम तुल्यांक है उनमें चेंज नहीं होगा। इस कारण से
तनुकरण की प्रक्रिया से पहले जो N1V1 विलय के ग्राम तुल्यांक है वो ही तनुकरण की प्रक्रिया के बाद रहेंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? N1V1 बराबर में N2V2, तनुकरण से पहले का विलयन और तनुकरण के बाद का विलयन। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2 नॉर्मलता के 200 ml विलयन, 200 ml विलयन से 3 नॉर्मलता का विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करोगे? N1V1 बराबर में N2V2, N1V1 तो ये रहे 2 इंटू 200, N2 कितना है 3, तो V2 कितना आ जाएगा? 3 नीचे ले आओ, V2 बराबर 400 बटा 3, 3 का भाग दोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3, 133.3 ml विलयन। मतलब 2 नॉर्मलता का 200 ml विलयन से आपको अगर 3 नॉर्मलता वाला विलयन तैयार करना है तो आपको उसमें से कितना, उसका आयतन कितना करना पड़ेगा? 133.3 ml। तो उसकी नॉर्मलता बढ़ जाएगी। भाई दोनों का गुणांक तो सेम ही रहेगा, 200 दूनी 400, तो 133.3 को 3 से गुणा करो तो यही आएगा लगभग 400। ठीक है ना? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ऐसे 399.9, तो वही 400 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनमें तनुकरण करना हो, एक ही विलयन से दूसरा विलयन तैयार करना हो जिसकी नॉर्मलता अलग है, आयतन अलग है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी मिश्रण की प्रक्रिया में 2 विलयनों को मिलाने पर बने मिश्रण की नॉर्मलता। दो विलयनों को मिलाने पर बने मिश्रण की नॉर्मलता। मान लीजिए 2 विलयन है, एक विलयन की नॉर्मलता ए विलयन है, ए की तो N1V1 है और बी की N2V2 है। दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो जो नया विलयन बनेगा उसकी मोलरता N मिक्स बराबर वही फॉर्मूला बन जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ऐसा फॉर्मूला आप मोलरता वाले में भी पढ़ चुके हो। ये नए विलयन की मिश्रण की नॉर्मलता हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5 नॉर्मलता के 200 ml HCl विलयन को 2 नॉर्मलता के 100 ml HCl विलयन में मिलाया गया, तो मिश्रण की नॉर्मलता ज्ञात करो, मिश्रण की नॉर्मलता ज्ञात करो। क्या करोगे आप? N मिक्स बराबर
N1V1 को तो कितना 5 इंटू 200, N2V2 कितना 2 इंटू 100, और कुल आयतन कितना हो जाएगा 200 और 100 300, ये कितना आ जाएगा 1000, और ये कितना आएगा 200, ये कितना है 300, ये तो 1200, ये 300, 4 नॉर्मल कितने आएगी इसकी नॉर्मलता 4 नॉर्मल है। फॉर नॉर्मलता का मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अगली कंडीशन बताएंगे। हाँ भाई, अब देखो एक महत्वपूर्ण संबंध क्या है, मोलरता नॉर्मलता का ही क्वेश्चन के लिए है, ये न्यूमेरिकल के लिए। यदि किसी प्रश्न में, यदि किसी न्यूमेरिकल में विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता व घनत्व दे रखा हो तो मोलरता व नॉर्मलता निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। कब? यदि उसने आपको द्रव्यमान प्रतिशतता दी हुई है और घनत्व दिया है विलयन का, तो मान लीजिए द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी है, x है, x% है, और घनत्व क्या है d। तो मोलरता कैसे ज्ञात करोगे? मोलरता, ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको। मोलरता बराबर 10x इंटू डी अपॉन अणुभार, मोलिकुलर वेट, विलय का अणुभार, ये फॉर्मूला लगा देना। और अगर नॉर्मलता ज्ञात करवाए तो 10x डी अपॉन तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना भाई। कब? जब आपको सवाल में द्रव्यमान, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता दे दे और उसका घनत्व दे दे, तो सीधे ही आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, लंबा करने की जरूरत नहीं रहेगी। घनत्व को आयतन में बदल रहे हो, फिर फॉर्मूला लगा रहे हो, फिर उसमें आयतन रख रहे हो, ऐसे करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको। जैसे क्वेश्चन देखो, 20% वेट बाय वेट वाले NaOH विलयन का घनत्व 1.018 ग्राम प्रति ml है, तो उस विलयन की मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात करो।
क्या करोगे भाई, मोलरता के लिए तो 10xd अपॉन उसका अणुभार, तो 10x का मान कितना है 20% है, 20 को डायरेक्ट लिखोगे। d का मान कितना है 1.08 लिखोगे। अणुभार NaOH का 40 होता है, आपको निकालना आता है। Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा 40 पे 40, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 5 40, 4 5 4 9, 0 और ये 5.090 मोल। अब देखो, चाहे तो नॉर्मलता के लिए यही फॉर्मूला लगा दो, और तुम्हें पता होगा NaOH का जो अणुभार है वो तुल्यांकी भार के बराबर है, क्योंकि NaOH एक ही OH माइनस आयन त्यागता है। तो NaOH के लिए NaOH का A का मान क्या है 1, एक ही OH माइनस आयन त्याग रहा है। इस कारण से जो मोलर अणुभार और तुल्यांकी भार क्या रहेंगे बराबर, तो मोलरता और नॉर्मलता भी क्या रहेगी बराबर। यहां पर कर देता हूं, ये नॉर्मलता बराबर 10xd अपॉन तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार जो इस बार अणुभार के बराबर ही है। फिर तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करते हो, अणुभार में n फैक्टर का भाग दोगे, तो n फैक्टर तो 1 है, तो इसका जो अणुभार है 40/1 करोगे तो 40 ही आएगा। तो ये चीज आ जाएगी 10 × 20 × 1.018 अपॉन 40। तो नॉर्मलता भी यही आएगी 5.090 नॉर्मल। तो इस विलेन की मोलरता और नॉर्मलता दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आज जो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताया आपको 2-3, वो फॉर्मूले याद रखने हैं। मोलरता नॉर्मलता में संबंध याद रखना है, ये वाला रिलेशन भी याद रखना है, एक मिश्रण की मोलरता या नॉर्मलता कैसे ज्ञात करते हैं वो याद रखना है। अगली क्लास में हम फॉर्मलता के बारे में देखेंगे, फॉर्मलता और मोलरता में जो अगले सांद्रता पद है।